नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया जीके वाली सीरीज में हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। और भारतीय इतिहास में भी हम प्राचीन भारत का इतिहास चल रहे हैं। और उसमें हमारे जो महाजनपद काल में मगध साम्राज्य चल रहा है। और मगध जो साम्राज्य है उसमें भी हम पढ़ रहे हैं। जो मौर्य वंश हमारा कंप्लीट हुआ था और अब हम आगे पढ़ेंगे जो है शुंग वंश। तो मौर्य वंश यहाँ हम देखते हैं कि मगध पे जो शासन करने वाले जो शासक थे, तो उनको हम कुछ ट्रिक से याद करते हैं। हसीन मशूक शाह, यानी कि हरिय वंश, और शिशुनाग वंश, फिर आता हमारे नंद वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद में आ जाएगा शुंग वंश, और शुंग के बाद कर्ण और सातवाहन। तो ये जो है मगध पे जो राजवंश है उनका जो शासन करने का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार है। और अभी हम मौर्य वंश को कंप्लीट करके कहाँ पहुंचे? शुंग वंश में। क्योंकि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, हालांकि एक बृहद्रथ जरासंध वाला वो भी देखते हैं, जो मतलब यानी हरिय वंश से पहले मगध पे या प्रथम जो मगध का शासक होता है या जो राजवंश होता है वो होता है, लेकिन उसकी कोई खास जानकारी नहीं मिलती। इसलिए लोग हैं जो हरिय वंश से शुरू कर देते हैं मगध साम्राज्य का जो इतिहास है। तो ये बृहद्रथ था, इसकी जो हत्या करते जो पुष्यमित्र शुंग, जो इसको ये अयोग्य शासक ही होता है, कोई खास ज्यादा साहसी या फिर ताकतवर प्रतापी नहीं होता है। तो ये तो अपना सेनापति बनाता है पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग इसकी हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना कर देता है। किसमें? मगध पे। अभी हम देखेंगे आगे वहां से। अब इससे पहले हम ये देख लेते हैं तो यहां हम लिख देंगे शुंग वंश। तो संस्थापक इसका हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग होता है, ये भी इसको ये आप कह सकते हैं कि इसके खून में भी महापद्मनंद वाले ही जो है वो जीन कह सकते हैं या डीएनए वही थे। हालांकि डीएनए तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब वो गुण थे इसके खून में भी। यानी कि इसने भी कहा था क्षत्रियों का नाश करना है, क्षत्रियों का नाश, ये भी क्षत्रियों को मारना या उनको जो उसका नाश करना है। तो ये जो शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग था, इसका जो ये कह सकते हैं सिद्धांत या फिर एक तरीके से ये उसकी जो नीति थी। फिर इसने जो राजधानी है वो कहाँ बनाई? पटना या पाटलिपुत्र। लेकिन जो सांस्कृतिक राजधानी थी तो ये कह सकते हैं हम विदिशा। विदिशा का मध्य प्रदेश में। अब इसमें जो सांस्कृतिक राजधानी है वो विदिशा क्यों बनाई? हम देखते हैं अशोक के समय जब हम बात करते हैं कि हमारा कुछ भारत इस प्रकार था, और यहाँ पे मगध जो साम्राज्य थे अशोक कालीन, तो उस समय जो मगध साम्राज्य है वो 5 भागों में बांटा जाता था। उसको इसको उत्तरापथ कहा जाता, ऊपर वाले भाग को, ठीक है, उत्तरापथ। और उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला, और ये था इधर दक्षिणापथ। और दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो थी स्वर्णगिरी। कौन सी? और ये यहाँ पे था अवंती जो मध्य प्रदेश में, तो इसकी राजधानी थी उज्जैनी। और यहाँ पे था प्राची या फिर पाटलिपुत्र हम कह सकते हैं, ये प्राची है पटना है, तो इसकी राजधानी थी वो पाटलिपुत्र। और यहाँ पे था कलिंग, और कलिंग की जो राजधानी थी इसको मतलब प्राची भी कहा जाता और पूर्वापत भी कहा जाता था, पूर्वापत भी कहा जाता, प्राची और पूर्वापत। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और यहाँ पे था कलिंग, और कलिंग की जो वो थी तोसली, कलिंग की राजधानी थी तोसली। तो अब देखिए जैसे ही मतलब यानी कि ये पुष्यमित्र शुंग आता है तो कहते हैं कि दूसरों के जब युद्ध के मैदान में हो या दूसरों के खेत में अगर टेंट लगा के सो रहे हैं तो नींद सहन से तो आएगी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं डर तो रहेगा ही, कुछ डर इसको भी था। इतनी राजधानी इसने वहां रखी, लेकिन तामझाम वो काम विदिशा में करता था, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या कर दी, जो सांस्कृतिक राजधानी बना दी। और दूसरी बात है कि यहाँ बना दी, और ये जो है था ब्राह्मण धर्म से था। तो ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि इसने जो बौद्ध धर्म का विरोध किया। क्यों? ये क्षत्रियों को विनाश करने वाला था, और अशोक वगैरह क्षत्रिय थे,
ऐसा माना जाता है। अशोक क्षत्रिय थे, ये फिर बौद्ध धर्म का अपना, और अशोक है जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसलिए ये बौद्ध धर्म का विरोधी कह सकते हैं इसको, विरोधी था। तो इसलिए क्या किया इसने, बौद्ध जो भी स्तूप थे, बौद्ध स्तूप और चैत्य, उनका क्या किया इसने, तोड़वा दिए, हम कह सकते हैं तोड़वा दी। बहुत ये मतलब औरंगजेब टाइप का था, औरंगजेब जिस प्रकार हिंदू जो मंदिरों को तोड़वाता था, तो इन्होंने जो बौद्ध स्तूप, हालांकि पूरी तरीके से इसने नहीं तोड़वाया, लेकिन कुछ हद तक ये तोड़वा भी दिया। और बाद में इसने दो जगह, मध्य प्रदेश के सांची और भरूच, दोनों भी जो बौद्ध स्तूप है उनका इसने, उन पे थोड़ा जीर्णोद्धार किया, थोड़ा ढंग का उसने काम करवाया। और वो काम क्या करवाया, जैसे विदिशा में कहीं लिखते हैं, तो इसने या तो बौद्ध स्तूप और बौद्ध जो चैत्य थे वो तोड़वाए, लेकिन सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप एमपी मध्य प्रदेश, और एक भरूच, भरूच का स्तूप है वो भी एमपी में ही है। तो इसमें यह तांबे की जो है चिड़िया बनवाई इसने, तांबे की खिड़कियां, ये तांबे की खिड़की बनवाई सांची के स्तूप में। तो और यहाँ भी इसने जो थोड़ा निर्माण करवाया, पत्थर की खिड़कियां बनवाई, पत्थर कह सकते हैं हम, पत्थर की खिड़की। तो इसने तो थोड़ा धार्मिक, क्योंकि धार्मिक राजनीति यहाँ बनाया, थोड़ा धार्मिक माहौल भी बनाना है, तो इसलिए इसने थोड़ा बहुत ही काम करवाया। और कहने का मतलब ये सांची के स्तूप और भरूच स्तूप में, सांची के स्तूप में तो तांबे की चिड़िया बनवाई, वो खिड़की बनाई, और इसमें है तो पत्थर की खिड़कियां बनवाई। तो ये थोड़ा इसने जो है काम किया। अब इसके जो काल में चार जो ग्रंथों की रचना होती है, उन ग्रंथों को देख लेते हैं हम। उसी में सुंग के काल में वो कौन कौन से ग्रंथ थे और कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई। तो साहित्य कार्य हैं या फिर जो इस प्रकार की जो सांस्कृतिक कार्य है वो हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। वास्तुकला ये सिर्फ कला पे, स्थापत्य कला का काम हुआ है, क्योंकि एकदम से आप कट्टर नहीं हो सकते, खास करके शासक होते हुए तो कतई भी नहीं, क्योंकि फिर आपके विरोधी बहुत खड़े हो जाएंगे। तो पुष्यमित्र शुंग ये देख लेते। तो इसने जो 4 पुस्तकों की, कितनी पुस्तकें या फिर ग्रंथ कह सकते हैं, तो 4 जो पुस्तकें या ग्रंथ है उनकी जो रचना हुई इसके समय। पहला जो था जातक ग्रंथ, जातक ग्रंथ, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म लिख सकते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दूसरा यहाँ पे ये कह सकते हैं हम अष्टाध्यायी, ये व्याकरण से संबंधित है, और इसके लेखक है पाणिनि, और ये व्याकरण, तो व्याकरण से संबंधित हो गए पाणिनि। फिर है महाभाष्य, जो पतंजलि का महाभाष्य, महाभाष्य है पतंजलि, पतंजलि का महाभाष्य, ये योग दर्शन से संबंधित है। और यही तो जो है पुरोहित है, किसके, पुष्यमित्र शुंग के, ये जो पुरोहित। और इनकी उपस्थिति में क्या हुए, बोले पुष्यमित्र शुंग ने 2 तो करवाए अश्वमेध यज्ञ। और ये मतलब जो अश्वमेध यज्ञ भी करवाए, तो ये थोड़ा मतलब यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मूवी टाइप में, ड्रामा टाइप में करवा दिया इसने, क्योंकि ये देखता था कि जो ज्यादा ताकतवर है वहां से तो निकल जाता था। कहते हैं अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था, मतलब आपने घोड़ा छोड़ दिया, अश्व छोड़ दिया है, उसको जो भी पकड़ेगा उससे आपको मैंने कि राजा से युद्ध करना पड़ेगा। मतलब अगर पुष्यमित्र शुंग का घोड़ा जा रहा है और किसी ने पकड़ लिया तो उसको युद्ध करना पड़ेगा पुष्यमित्र शुंग की सेना से, पुष्यमित्र शुंग से। तो ये क्या करता कि जो बड़े ताकतवर राजा होते वहां अपने घोड़े को वापस मोड़ देता था खुद ही, और मतलब सेना से मुड़वा देता, नहीं वहां आगे नहीं जाना, क्या पता भारी कोई ताकतवर सत्ता है और बड़ा कोई मान प्रतापी राजा है तो मार जाएंगे। इसलिए तो ये इसके मतलब दम तो नहीं था अश्वमेध यज्ञों में, लेकिन करवा दिए, क्योंकि इसके घोड़ा किसी ने पकड़ा नहीं, जहाँ पकड़ने की संभावना थी खुद ही पकड़ के मोड़ दिया उसको कि भाई वहां जाना ही नहीं है तो पंगे होंगे ही नहीं। तो ये इस प्रकार से 2 अश्वमेध यज्ञ करवा दी। और पुरोहित जी कौन थे, महाभाष्य के जो पतंजलि वो थे। फिर इनके समय में एक जो और ग्रंथ की रचना होती है वो है मनुस्मृति, और इनके जो रचनाकार या लेखक है मनु, और इसको माना जाता है राजनीति शास्त्र की प्रथम पुस्तक। किसकी, राजनीति विज्ञान या राजनीति विज्ञान भी कह सकते हैं शास्त्र की प्रथम पुस्तक।
तो ये जो है इसके समय की प्रमुख घटनाएं, मतलब चार तो जो ग्रंथ है वो है क्या, कई बार पूछा जाता है। जातक ग्रंथ है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टाध्यायी पाणिनि इनके लेखन के व्याकरण से संबंधित है। महाभाष्य पतंजलि का है, योग दर्शन से संबंधित है। और ये कह सकते हैं मनुस्मृति है जो प्रथम राजनीति शास्त्र की पुस्तक एक ग्रंथ माना जाता है और ये मनु द्वारा लिखी गई है। तो अश्वमेध यज्ञ भी करवाया इन्होंने। कुसुम जो इनका पुरोहित था वो महाभाष्य पतंजलि के द्वारा। अब हम देखते हैं कि इनके समय कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए, उनको भी देख लेते हैं। अब इनका बेटा भी काफी बड़ा हो गया, उम्र में एज में राजकुमार था, तो उसको भी कुछ शक्तियां तो देनी ही थी, आगे जाके वो भी राजा बनने वाला था, तो उसको भी देख लेते हैं। अब इनके विदेशी आक्रमण तो चंद्रगुप्त मतलब सिकंदर आया, सिकंदर के बाद जैसे निकेटर आ गया, सेल्यूकस निकेटर आया, मेनेंडर आया, तो ये मेनेंडर इन्हीं के काल में आता है। तो अब इनके जो दो यवन आक्रमण हुए, यवन मतलब ये यूनान से जो आक्रमण हुए, और पहला जो शासक था डेमेट्रियस और दूसरा था मेनांडर। पहला तो डेमेट्रियस था, दूसरा जो है मेनांडर था। तो इनका जो है सामना या फिर आक्रमण किससे हुआ, तो पुष्यमित्र श्रवण का जो पुत्र था, और पुत्र का नाम है कह सकते हैं अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र। और सामना हुआ, युद्ध हुआ, और ये अग्निमित्र है जो जीत गया, और ये दोनों तो हार गए। तो फिर ये क्या वापस चल गए? जाना ही था, क्योंकि हारने के बाद यहाँ क्या काम था, वो वापस यहाँ वहां चले जाते। लेकिन मेनांडर को है नागदशक मिल जाते हैं, और नागदशक है जो भागवत ग्रंथ के मतलब अनुयायी होते हैं। और नागसेन है, सॉरी सेना में नागसेन है, नागसेन मिल जाते हैं। और नागसेन है जो भागवत ग्रंथ, हम यहाँ लिख सकते हैं भागवत ग्रंथ के अनुयायी होते हैं। और भागवत ग्रंथ मतलब भगवान विष्णु से संबंधित, और भगवान विष्णु जी तो शांति रहते हैं, शिव जी हैं मतलब भगवान शंकर है, तो वो थोड़ा विकराल रूप भी धारण करते हैं। क्या कहते हैं कि जो मारने का काम होता है उनका होता है, और विष्णु भगवान है जो उनकी रक्षा करना, मतलब सबकी ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की है, या मान सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो ब्रह्मा जी का काम है कि मतलब सृष्टि में जो पैदा करने का या फिर जन्म देने का जो है वो ब्रह्मा जी के पास में रहता है। विष्णु भगवान है लालन पालन करना, और भगवान शिव जी है जो उनका काम है सबका लाठा लेना, मतलब यानी कि मृत्यु, या उसको कहा जाता है कि वो शिव जी का काम है, वो अंतिम जो डिपार्टमेंट है, तो वो भगवान शिव के पास है। तो ये मतलब शांत स्वभाव के थे, भगवान नागसेन भी शांत स्वभाव का था। और फिर हमारे यहाँ पता है कोई मिल जाता है तो फिर ज्ञान उपदेश देने में तो हम पीछे छूटते नहीं। तो मेनांडर को जो है नागसेन ने उपदेश दे दिए, और जो मेनांडर था वो प्रभावित हो गया बहुत विष्णु भगवान से, और विष्णु भगवान की सवारी किया गरुड़। तो इसमें मेनांडर का एक जो है गरुड़ अभिलेख, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ रख सकते हैं गरुड़ अभिलेख है जो मेनांडर का है, जो यानी कि यूनानी शासक था और यहाँ लड़ने आया था लेकिन हार गया था। तो जाते उसको कौन मिल गया? नागसेन। और नागसेन जो है तो उन्होंने भागवत ग्रंथ की कैसे इनको भिक्षा दीक्षा भी दे दी, और भागवत ग्रंथ के बारे में इन्होंने प्रसार कर दिया, और ये प्रभावित हो गए, हृदय परिवर्तित हो गया, या कैसे ना माइंड वॉश हो गया, कुछ भी समझ लीजिए, और इतने प्रभावित हो गए भगवान विष्णु से कि फिर इनका गरुड़ अभिलेख यहाँ मध्य प्रदेश में जो है मिलता है। अब ये जब अग्निमित्र हैं जो यहाँ से इनको हरा के और वापस बधाई देने के लिए कहाँ पहुंच रहा था? अपने पिताजी के पास, पुष्यमित्र शुंग के पास पहुंचने वाला ही था कि ये बीच में यहाँ कहीं 2-4 दिन के लिए गायब हो जाता है, यहाँ कहीं अटक जाता है जंगलों में। और वहाँ अटकने का या रुकने की वजह होती है कि वहाँ उनको एक खूबसूरत जो है मोहतरमा मिल जाती है, और वहाँ प्रेम कहानी दोनों के बीच में शुरू हो जाती है। और उस जो मोहतरमा है उसका नाम है वाल्मीका। उसका नाम होता है, और ये दोनों की कहानी का पता चल जाता है कालिदास को। किसको? कालिदास को। और ये मतलब कहानी वानी यहाँ बात इनकी जम जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, और फाइनल डिसीजन लेके जाते हैं कि यहाँ पूछ भी ले
हम तो यहाँ तक पहुंच गए, बच्चों के नाम तक रख दिए, एक बार घर पे बात भी तो कर ले। तो ये यहाँ तक पहुंचे, उससे पहले कालिदास ने इन दोनों को पता नहीं, इनकी कहानी को पता चल गया कालिदास को, और कालिदास ने जो एक पुस्तक लिखी वाल्मीकि अग्निमित्र, जो आगे जाके हमें पढ़नी है और हम इनको याद रख सकते हैं। तो ये थी वाल्मीकि अग्निमित्र, और यही एक पुस्तक है किसी कालिदास की, और उसका नाम क्या है, ग्रंथ का नाम है वाल्मीकि अग्निमित्र। और इन दोनों में वाल्मीकि और अग्निमित्र की है जो प्रेम कहानी है उसका वर्णन किया गया है। और यहाँ जो नागसेन मेनांडर को जो ज्ञान बांटता है, यानी भागवत ग्रंथ के बारे में बताता है, तो ये बहुत प्रभावित हो जाता है नागसेन। और ये है जो मेनांडर है जो भागवत ग्रंथ ग्रहण कर लेता है, अन्य बन जाता है। तो इनकी भी एक पुस्तक है नागसेन की, और उसका नाम है मिलिंद पन्नो। क्या है? मिलिंद पन्नो। ये भी एक पूछा जाता है। तो ये प्राचीन भारत में कह सकते हैं कि सुंग वंश में मिलिंद पन्नो कहाँ से आए, तो किसका है? नागसेन का। और इसमें वर्णन किसका है? मेनांडर ने मतलब भागवत ग्रंथ या भागवत धर्म ज्वाइन किया, या भागवत ग्रंथ का अनुयायी बना भागवत धर्म का, और उसका गरुड़ अभिलेख, इसकी जानकारी मिलती है। तो वाल्मीकि अग्निमित्र ये कालिदास का एक ग्रंथ हो गया। और इसमें कहानी किसकी है? वाल्मीकि और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। और ये यहाँ जाके डिसीजन लेते हैं और बात करते हैं, और आगे उनकी बात बनती है। और इससे आगे देखते हैं कि पुष्यमित्र के बाद में या जो सुंग वंश का एक और शासक होता है, और मौर्यों के बाद, या हम कह सकते हैं कि नंदों या मौर्यों के बाद जो है जो भी वंश आया उसने कोई ज्यादा शासन या ज्यादा काम नहीं किया, क्योंकि अब कहीं मगध साम्राज्य की सत्ता भी एक ट्रांसफर हो रही थी। अभी हमने देखा था अशोक के जो 5 थे, उत्तरापथ हो या दक्षिणापथ हो या अवंती हो, कलिंग हो, कलिंग अलग हो गया था अशोक से। और फिर जैसे कलिंग या खारवेल से ये भी युद्ध करता है, मतलब पुष्यमित्र का बेटा अग्निमित्र है, पुष्यमित्र का। तो ये अग्निमित्र जब युद्ध करता है कलिंग या खारवेल से, तो उस समय कलिंग का जो राजा खारवेल होता है, और ये आ जाता है। और अग्निमित्र जब कलिंग पे आक्रमण करता है तो ये हार जाता है, क्योंकि यह होता है खारवेल जो ताकतवर शासक होता है। तो इसको भी पता चल जाता है कि ताकत कम है, क्योंकि मौर्यों में दम था, अशोक ने भी कलिंग को जीत दिया था। और पहले भी नंदों ने भी, जब धर्म ने आक्रमण किया तो भी कलिंग को जीत दिया था महापद्म ने, लेकिन जो है पुष्यमित्रों से या फिर अग्निमित्र से थोड़ी शक्ति कम हो गई थी। तो जो यहाँ बहुत हम कह सकते हैं, या मगध का जो साम्राज्य यहाँ था, मगध की जो शक्ति थी वो कहीं ट्रांसफर होने लगी, यानी कि सत्ता के एक तरीके से हस्तांतरण होने लगा, क्योंकि यहाँ मगध में कम होने लगा। अब ये जो है पुष्यमित्र चुंग ये एमपी में आ गया, विदिशा में, यहाँ सांस्कृतिक राजनीति रखना था, यहाँ कार्य करता था। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में अब शक्ति क्या है, जो एक तरीके से ट्रांसफर हो रहा था, ये शक्तियां यहाँ धीरे धीरे आ रही। अब हम देखेंगे आगे 7 और वंश आएगा तो ये दक्षिण में और चला जाएगा। तो ये दक्षिण में राजवंशों के, ये जो उत्तर से ही राजवंश आए, फिर यहाँ देखोगे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। वैक्यूम क्रिएट का मतलब एक खाली जगह स्थान यहाँ हो रहा है। और गुप्तों के समय या बाहरी जो आक्रमण होंगे गुप्तों से पहले, और ये हम देखेंगे कि मौर्यों या फिर जो महाजनपद काल के समय जो कुषाण है, ये जो बाहर से शासक आते हैं, वो भी यहाँ इस खाली स्थान को भरने की कोशिश करते हैं। तो फिर हम देखते हैं अग्निमित्र तो हार जाता है कलिंग युद्ध में, और कलिंग से। और इसके बाद आता है पुष्यमित्र वंश का ही जो सुंग वंश का एक देवभूति करके अंतिम शासक होता है, और देवभूति की हत्या हो जाती है। और है जो यहाँ एक अलग वंश आ जाता है, कणव वंश आ जाता है मगध पे। अब जैसे अगला शासक हो जाता है वंश हम कह सकते हैं, तो देवभूति भी कोई खास शासक नहीं होता है, मतलब ठीक है, और लेकिन इसकी भी ये भी अपने एक सेनापति रख देता है वासुदेव को, और वासुदेव इसकी हत्या कर देता है। और वासुदेव है जो कणव वंश की स्थापना कर देता है। तो मतलब मौर्य के बाद अब छोटे छोटे राजवंश आ रहे हैं, जिनका कोई खास मतलब अभी सातवां आएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे आ रहे हैं क्योंकि ये शासन कर नहीं पा रहे हैं। एक दो शासक थोड़ा यानी कि आ रहा है ताकतवर, लेकिन बाकी वाले इतने ताकतवर दमदार नहीं होते हैं। तो कणव वंश की स्थापना कौन करता है? वासुदेव। ये देवभूति यानी कि पुष्यमित्र वंश के अंतिम शासक या फिर जो देवभूति उसकी हत्या करके कणव वंश की वासुदेव जो यहाँ स्थापना कर देता है कणव वंश की। और वासुदेव के बाद जो है एक और शासक आता है, वो कणव वंश में वासुदेव के बाद आता है, उसका नाम है सुशर्मा। और सुशर्मा ये भी जो है कणव वंश का अंतिम शासक की मानते हैं। यही कोई खास योग्य नहीं होता है, ये भी अपने एक सेनापति रखता है। ये सेनापति रखने वाली बहुत गलती करते हैं।
हम यही देखते हैं आगे जाके जब गुप्त काल में होगा तो वहाँ सामंत की व्यवस्था आ जाएगी। सामंत और जो ये सेनापति वाली है, क्योंकि यहाँ सेना पूरा पावर सेना के पास, सेनापति के पास हो जाता है। सेनापति पूरी सेना का हेड होता है और वो है जो राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है, राजा की हत्या करके खुद राजा बन जाता है। लेकिन गुप्त काल में देखेंगे हम, सातवां काल में देखेंगे, जब जमीन दान में देनी शुरू हो जाएगी उस समय आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो सामंत है उनके पास जमीन बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि राजा का जो राज होता है या वो उसमें कमी आने लग जाती है, क्योंकि जमीन बांट देता है, दान देता है। हर साल राजा की जमीन में क्या कमी होते 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 जब कोई बड़ा सामंत, उसके पास बहुत ज्यादा जमीन हो जाएगी, जिसके पास जमीन ज्यादा है उसकी ताकत बढ़ी और वो राजा का जो क्या पदस्थ कर देगा राजा को और खुद जो राजा बन जाएगा। तो कण्व वंश में वासुदेव कण्व वंश की स्थापना कर देता है, देवभूति यानी पुष्यपुत्र वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके। फिर सुशर्मा है, ये इसका मतलब कण्व वंश का अयोग्य कह सकते हैं, अंतिम शासक कह सकते हैं, इसकी भी हत्या हो जाती है और मगध पे एक नए शासक की राजवंश की स्थापना होती है, जिसे सातवाहन वंश कहते हैं। और सातवाहन वंश की जो स्थापना सिमुक करता है, मतलब ये इसकी सिमुक हत्या कर देता है, सुशर्मा की हत्या करके सिमुक सातवाहन वंश की स्थापना कर देता है, वो हम देखेंगे कल। तो हमने जो है अभी तक आर्यक वंश के बाद जैसे असीन मसूक सामने हमारे जो सोम वंश चल रहा है, इसके बाद कल पढ़ेंगे सातवाहन वंश। तो मगध साम्राज्य के जो राजवंश है सातवाहन वंश कल हमारे खत्म हो जाएंगे और देखते हैं मगध जो हमारा है ये मगध साम्राज्य है, मगध खत्म करके हम आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं जरूर आज के वीडियो से कुछ सीखा ही होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।